हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा, जो प्रीवियस मेरा वीडियो था वो मैंने टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो उसी से संबंधित एक केस स्टडी है दैट इज रिलेटेड टू एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। जनरली उसमें नजर आता है और उसका नाम है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, उसको डीके भी बोला जाता है। उसके बारे में आज हम लोग केस स्टडी देखेंगे। तो इसमें हम लोग आज केस स्टडी के माध्यम से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में समझेंगे और यहाँ पे मैं की वर्ड्स लिखूंगा, वहां पे मैं हिस्ट्री भी दूंगा, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स भी बताएंगे और कैसे डायग्नोसिस होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की पहचान क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले मैं केस स्टडी जो हिस्ट्री है उसको बताता हूं, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग लेबोरेटरी डेटा के बारे में जानेंगे। तो पहला चीज केस स्टडी में होगा आपका हिस्ट्री। दूसरा चीज जो हम लोग देखेंगे केस स्टडी में वो होगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट। एंड थर्ड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, लेबोरेटरी फाइंडिंग। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोस थ्री पार्ट्स, हिस्ट्री के संबंधित में, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, लेबोरेटरी फाइंडिंग। ये तीनों देखने के बाद हम लोग किस चीज पे पहुंचेंगे, डायग्नोसिस के, डायग्नोसिस पार्ट पे पता लगाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, मैं केवल की वर्ड्स यहाँ पे लिखूंगा, बाकी आप ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और जनरली ये जो आपका जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम है बीबीएस के लिए, और साथ ही साथ जो इमरजेंसी वार्ड में जिनकी ड्यूटी होती है वहां पे केसेस काफी कॉमन आते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन है और ये एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। किस चीज का, जनरली वी सी इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट। और इसका हिस्ट्री पहले देखते हैं। तो हिस्ट्री में यू नो अ 14-year-old गर्ल, 14-year-old गर्ल जो है, सी was admitted in emergency ward। किस स्टेट में, in comatose state। so the key word here is 14-year-old girl, 14 साल की लड़की है, adolescent age group में। she came to emergency ward in comatose state। एक ये point हो गया key word। now once you know she was admitted there, her mother give a brief history, है ना, उसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताया। उसने बताया कि गर्ल वाज परफेक्टली फाइन अंटिल 2 weeks ago, जहां पे उसको क्या डेवलप कर गया, सोर थ्रोट डेवलप कर गया, सोर थ्रोट। एंड देन शी हैड माइल्ड फीवर एंड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, मतलब शी वाज परफेक्टली healthy until previous 2 weeks, where she developed this complication called there was sore throat and mild fever नजर आया। और इसी दौरान she started complaining of undue thirst, that is called डिप्सिया, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। एंड सी ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग अप सेवरल टाइम इन द नाइट फॉर यूरिनेशन। सो वहां पे पॉलीयूरिया भी नजर आ रहा था, बिकॉज सी स्टार्टेड गेटिंग अप सेवरल टाइम ड्यूरिंग नाइट फॉर यूरिनेशन। एंड ऑन द डे ऑफ द एडमिशन, जब उसको एडमिट किया गया उसके पहले she started vomiting। तो वहां पे vomiting भी नजर आया। so there was bouts of vomiting। और उसके बाद क्या हुआ, she started feeling drowsy। तो अगला कीवर्ड क्या है, drowsy। and later on she couldn't be aroused। उसको aroused मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि that girl was not able to she went into unconscious state। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। क्या क्या कीवर्ड्स हैं अभी, she was 14-year-old girl, एडोलेसेंट एज ग्रुप में थी,
सी केम टू इमरजेंसी वार्ड इन कोमाटोज स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट में वो आई, एंड यू नो शी वॉज परफेक्टली फाइन, यू नो वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन पिछला जो 2 वीक के दौरान, 2 सप्ताह के दौरान उसने क्या डेवलप कर लिया, सोर थ्रोट डेवलप किया और साथ ही साथ माइल्ड फीवर था। ओके, तो कीवर्ड, अगला कीवर्ड क्या हो गया, सोर थ्रोट एंड माइल्ड फीवर। उसके बाद ड्यूरिंग दिस 2 वीक्स शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ अनड्यू थर्स्ट, सो वहां पे बार बार उसको प्यास लग रहा था, यू नो, सो उस वजह से देयर वाज पॉलीडिप्सिया, मेडिकल टर्म में जब इंक्रीज थर्स्ट को क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, एंड एज वेल एज शी स्टार्टेड गेटिंग अप सेवरल टाइम इन द ड्यूरिंग द नाइट फॉर यूरिनेशन, तो उस मेडिकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया, एंड सडनली शी स्टार्टेड वॉमिटिंग ऑन द डे ऑफ एडमिशन, एंड देन शी स्टार्टेड फीलिंग ड्राउजी एंड शी वेंट इनटू अनकॉन्शियस स्टेट। सो ये जब ऐसा हुआ तो देन शी वाज एडमिटेड टू इमरजेंसी वार्ड। तो ये आप लोग ये जो है पूरा हिस्ट्री हो गया, ये ब्रीफ हिस्ट्री हो गया उसका जो मदर ने बताया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो क्या क्या नजर आया, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जब किया गया तो उसमें पता चला कि हर स्किन वाज कोल्ड, हर स्किन वाज कोल्ड, ये नजर आया। शी वाज डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन नजर आया, शी वाज डिहाइड्रेटेड। वहां पे जो स्किन टर्गर था वो डिमिनिश्ड हो गया था, देयर वाज डिमिनिश्ड स्किन टर्गर। तो ये पहचान है किसी का, सीवियर डिहाइड्रेशन का पहचान है। स्किन टर्गर जो था वो क्या हो गया, डिमिनिश हो गया, मतलब ना उसका जो स्किन का जो टर्गर का जो इफेक्ट था वो क्या हो गया, डिमिनिश, मतलब खत्म हो गया। तो दैट इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। उसके बाद उसको जब देखा गया तो उसका जो ब्रेथ था दैट हैज अ फ्रूटी ऑर्डर, सो शी हैज फ्रूटी ऑर्डर इन हर ब्रेथ, एंड ब्रीदिंग पैटर्न कैसा था, डीप शाई ब्रीदिंग पैटर्न वाज सीन, डीप शाई ब्रीदिंग पैटर्न was seen। तो ये सब जो फाइंडिंग आया, सो यू कैन सी देयर वाज डिहाइड्रेशन, देयर वाज फ्रूटी ऑर्डर इन हर ब्रेथ, देयर वाज deep shy breathing, she was there was labored breathing pattern, that is called in medical term we call it as Kussmaul's respiration। क्या बोलते हैं, Kussmaul's respiration बोलते हैं इसको। तो ये सब नजर आया। अब जब उसका ब्लड प्रेशर लिया गया, ब्लड प्रेशर was she was found to be hypotensive। तो इसका ब्लड प्रेशर कितना था, ड्यू टू डिहाइड्रेशन इसका सी वाज इन हाइपोटेंसिव कंडीशन, जहां पे उसका ब्लड प्रेशर था 90/60, और उसका जो हार्ट बीट था या पल्स जो था, हार्ट रेट जिसको बोलते हैं, तो पल्स जो था, पल्स वाज अराउंड 115 बीट्स पर मिनट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग, जो इंटर्न ड्यूटी पे था, ही सस्पेक्टेड इट टू बी अ केस ऑफ प्रोविजनल डायग्नोसिस किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो यंग एज में है, एडोलेसेंट एज में है। शी हैड दैट पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, शी वाज डिहाइड्रेटेड along with smell of fruity odor in her breath, उसमें नजर आ रहा था। On the basis of that the provisional diagnosis क्या उसने मेक आउट किया, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, है ना, रिजल्टिंग इन डायबिटिक ketoacidosis, resulting in ketoacidosis and coma। So this was the provisional diagnosis, जहां पे पता चला कि सी सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज, न्यूली डायग्नोस्ड केस था, एंड देयर वाज अटैक ऑफ ketoacidosis एंड सी हैज गॉन इनटू कोमा। सो दिस वाज द प्रोविजनल डायग्नोसिस। उसके बाद जब लैब टेस्ट किया गया, लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या क्या नजर आए, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो लैब टेस्ट में जब उसका रैंडम
प्लाज्मा ग्लूकोज किया गया तो दैट वाज अराउंड 900 mg पर dl. सो आपको मालूम है दिस इज ऑन हायर साइड, ही वाज इन हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट. जब हमने नेक्स्ट पार्ट जब उसका एबीजी किया गया, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया गया, तो उसका जो पीएच था, पीएच जो आया आर्टेरियल ब्लड का पीएच आया दैट वाज अराउंड 7.07. नॉर्मल रेंज कितना होता है 7.35 से 7.45 होता है. तो एसिडोसिस यहां पे था. बाइकार्बोनेट जो लेवल जो था उसका दैट वाज अराउंड 6 मिलीमोल्स पर लीटर. नॉर्मल हम लोग अराउंड 22 टू 30 मिलीमोल्स पर लीटर लेते हैं. सो दिस वाज ऑन द लोअर साइड. सो एसिडोसिस था एंड बाइकार्बोनेट का लेवल क्या था, नीचे था. तो दैट इज क्लियर कि यहां पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. एंड यू नो PCO2 का जो लेवल था दैट वाज ऑन द लोअर साइड, स्लाइटली ऑन द लोअर साइड. वो था 32 mmHg. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना होता है 35 टू 45 mmHg. तो ये फाइंडिंग नजर आया. तो ये क्या दर्शा रहा है कि सी दैट गर्ल वाज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि पीएच नीचे की तरफ जा रहा है तो एसिडोसिस है. प्राइमरी चेंज किसमें नजर आया, बाइकार्बोनेट नीचे की तरफ है, तो मतलब क्या हुआ कि इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और PCO2 भी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब देयर इज अ कॉम्पेंसेशन, मतलब पार्शियल कॉम्पेंसेशन हो रहा है थ्रू हाइपर वेंटिलेशन. हाइपर वेंटिलेशन क्योंकि डीप साइड ब्रीदिंग पैटर्न उसमें नजर आ रहा था. तो शी वाज यू नो आवर बॉडी वाज ट्राई टू यू नो कॉम्पेंसेट. जो बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया है उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है और पीएच को रिस्टोर, वापस जो हमारा पीएच है उसको लाने की कोशिश हो रही है. बट दैट इज यू नो देयर इज अ पार्शियल कॉम्पेंसेशन. पूरी तरह से वो कॉम्पेंसेट नहीं हो पाया है. इसीलिए पहला चेंज बाइकार्बोनेट में दिखा, उसके बाद PCO2 भी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए देयर वाज इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स. सो PCO2 का लेवल भी क्या हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है. देन once this thing was done, सोडियम का लेवल जब चेक किया गया, सोडियम था 136 मिलीमोल्स पर लीटर. नॉर्मल रेंज होता है 136 से 145 मिलीमोल्स पर लीटर तक. तो ये स्लाइटली यू नो लोअर साइड ऑफ यू नो जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज होता है उसका लोअर साइड में था सोडियम. ओके, उसके बाद जब पोटेशियम किया गया तो पोटेशियम वाज ऑन हायर साइड. सो शी वाज इन हाइपरकैलेमिक स्टेट. ओके, हाइपरकैलेमिया नजर आया. जब हमने पोटेशियम जांच किया तो पोटेशियम वाज अराउंड 5.5 मिलीमोल्स पर लीटर. नॉर्मल कितना होता है 3.5 से 5 मिलीमोल्स पर लीटर तक होता है. और ये क्या दर्शा रहा है, क्योंकि ये पोटेशियम का लेवल बढ़ा है. क्यों बढ़ा है, क्योंकि इंसुलिन की कमी है उसको. एंड इंसुलिन कम रहेगा तो क्या करता है, इंसुलिन इज रिस्पांसिबल फॉर इंट्रासेलुलर ट्रैपिंग ऑफ पोटेशियम. तो पोटेशियम को सेल के अंदर ट्रैप करता है. क्योंकि इंसुलिन की कमी है, सी हैज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वेयर देयर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. तो इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर ट्रैप नहीं हो पा रहा है. तो ECF में पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. क्योंकि इंसुलिन एब्सेंट है तो पोटेशियम अंदर सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, या ECF से ICF कंपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो पाने की वजह से पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ गया है. दैट वाज अराउंड 5.5 मिलीमोल्स पर लीटर. ओके, उसी तरह जब क्लोराइड जांच किया तो क्लोराइड अराउंड 100 मिलीमोल्स पर लीटर. एनायन गैप जो था वो भी बढ़ा हुआ था. एनायन गैप कैसे निकलता है, सम ऑफ द यू नो डिफरेंस बिटवीन मेजर कैटायन एंड मेजर एनायन ऑफ ECF. तो सम ऑफ द मेजर कैटायन क्या है, सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट. ये आपको क्या देगा, दोनों का जो. तो सोडियम कितना था 136, पोटेशियम कितना आया 5.5 मिलीमोल्स पर लीटर, माइनस क्लोराइड कितना है 100 प्लस 6. तो कितना हो गया आपका, तो ऑलमोस्ट ये आएगा आपका 141.5 माइनस 106. तो ये कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट आएगा 35 मिलीमोल्स पर लीटर. तो एनायन गैप भी एलिवेटेड है. नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है 7 से 16 मिलीमोल्स पर लीटर. एनायन गैप बढ़ा हुआ है तो इट इज अ केस ऑफ यू नो हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और इसका मेन रीजन क्या है एनायन गैप बढ़ने का, क्योंकि कीटोन बॉडीज की मात्रा क्या है, ज्यादा है. कीटोन बॉडीज जो है एनायन गैप को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो ये जब जांच हुआ तो ये सब नजर आया. साथ ही साथ जब
यूरिन में देखा गया, यूरिनरी जब एग्जामिन किया गया, यूरिन से पहले सीरम में जब यूरिया देखा गया, यूरिया वाज अराउंड 180 mg पर डीएल, दैट वाज ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिया क्या है, एलिवेटेड है। क्रिएटिनिन भी डिहाइड्रेशन की वजह से इट वाज आल्सो अराउंड 5 mg पर डीएल। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जैसे बताया उसका जो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या था, कम था ड्यू टू डिहाइड्रेशन। प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो उस वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हर ब्लड प्रेशर वाज 90/60 और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। कार्डियक आउटपुट जब कम होगा तो रीनल ब्लड फ्लो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। रीनल ब्लड फ्लो जब रिड्यूस होगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीएफआर घटेगा तो देयर विल बी मोर रिटेंशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन ज्यादा मात्रा में रिटेन होगा, इसीलिए यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। नॉर्मल रेंज यूरिया का कितना होता है, 20 से 40 mg पर डीएल, और क्रिएटिनिन हम लोग 0.6 से 1.2 mg पर डीएल तक लेते हैं। तो दैट इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन, और यूरिया एंड क्रिएटिनिन वाज आल्सो एलिवेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब यूरिन में जांच किया गया, यूरिन में जब ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज का जांच किया गया, तो ग्लूकोज जो यूरिनरी ग्लूकोज जो था, यूरिनरी ग्लूकोज दैट वाज +4, मतलब 2 ग्राम से ज्यादा यूरिन में ग्लूकोज आ रहा था। उसके अलावा जब हमने जांच किया यूरिनरी कीटोन बॉडीज का, वो भी पॉजिटिव था, मतलब कीटोन बॉडीज की मात्रा भी क्या थी, यूरिन में बहुत ज्यादा आ रही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोस, इफ यू सी द फिजिकल एग्जामिनेशन, हमने जो हिस्ट्री लिया और जो लैब फाइंडिंग था, उस बेसिस पे हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो पहला चीज कि सी हर ब्लड ग्लूकोज लेवल वाज अराउंड 900 mg पर डीएल, और वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज दिखता है। तो डायबिटिक थी वो, तो न्यूली डायग्नोज केस है डायबिटीज का। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि कीटोन बॉडीज की भी मात्रा क्या है, ज्यादा आ रही है यूरिन में। बाइकार्बोनेट का लेवल कम है, PCO2 भी नीचे की तरफ है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि CE हैज अटैक ऑफ कीटोएसिडोसिस। तो ये केस किसी का हो गया, दिस इज द न्यूली डायग्नोज्ड केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज अलोंग विद रिजल्टिंग इन कीटोएसिडोसिस, और उसकी वजह से कोमाटोज स्टेट में पेशेंट चला गया। तो ये जो केस स्टडी है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या नजर आए, ये आपको जानना जरूरी है। और मैंने आपको कोशिश की है कि इस डेटा के माध्यम से, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के माध्यम से आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं वो दिखा सकूं। आई होप दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल फॉर यू। और ये जो पीजी में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि जो डीप साइड ब्रीथिंग पैटर्न है, जिसको कुज़मॉल्स रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। जब बाइकार्बोनेट नीचे जाता है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है, और PCO2 को भी वो बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने की कोशिश करता है। इसीलिए डीप साइड ब्रीथिंग पैटर्न नजर आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट में, और वो पीएच को रिस्टोर करने की कोशिश होती है उस दौरान। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड मी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े और मेरे वीडियोस का जो लेक्चर है उससे उनको फायदा हो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। कहाँ है देखो।